हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। सो आज से बेसिकली हम यूपीएससी के अंदर जो एथिक्स पेपर 4 है अपना, उनकी कुछ केस स्टडीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनको समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पुराने पास्ट पेपर्स को लेके कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर लिखे जा सकते थे जिसके अंदर हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। एथिक्स पेपर 4 जो है अपना, उसके अंदर बेसिकली दो तरीके से पेपर को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट अपना जो टर्म्स होती है, डिफाइंस होती है, उस फॉर्मेट में पेपर आता है, और सेकंड अपना आता है केस स्टडीज के फॉर्म में, जहाँ पे केस स्टडीज के अंदर हमें कुछ सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस दिए जाते हैं जिनके अंदर हमें किस तरीके की डिसीजंस लेने चाहिए या किस तरीके से सिचुएशन के अंदर डिसीजंस होने चाहिए जो एथिकली हो और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। उस बेसिस पे जब केस स्टडीज दी जाती है तो वहाँ पे वो आंसर्स मांगते हैं कहीं ना कहीं कि आप इससे सिचुएशन के अंदर किस तरीके से सबसे बेटर डिसीजन ले सकते हैं। उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन केस स्टडीज में लिखा जा सकता था और किस तरीके से हम लिखते आए हैं या लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिकली केस स्टडीज के अंदर हम मैक्सिमम आंसर्स, मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे किसी केस स्टडी को लेके। केस स्टडी हम एक वीडियो के अंदर, एक लेक्चर के अंदर एक ही केस स्टडी को इंक्लूड करेंगे। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 2022 के अंदर टोटल 7 केस स्टडीज हैं। टोटल 7 केस स्टडीज के आपके 2022 में टोटल 7 लेक्चर्स होंगे कहीं ना कहीं, राइट। तो हर एक केस स्टडी को एक पर्टिकुलर वीडियो डिनोट करेंगे ताकि हम उसको पूरी डिटेलिंग के साथ समझ पाए कि यहाँ पे केस स्टडी हमें कहना क्या चाह रही है और यूपीएससी एस्पिरेंट से एथिक्स के तौर पे वहाँ पे सिविल सर्विसेज आपसे डिमांड क्या कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो चलते हैं फर्स्ट केस स्टडी के तौर पे। ये हमारे सामने है कि ये बेसिकली 2022 का पेपर है अपना, राइट। 2022 के अंदर जो अपना एथिक्स का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 8 को अपन ने पिक किया है। उसके क्वेश्चन नंबर 8 को अपन ने पिक किया है यहाँ पे, जो बेसिकली हमें केस स्टडी के एथिक्स के पेपर के अंदर केस स्टडी के फॉर्म में पूछा गया था कहीं ना कहीं, राइट। चलिए चलते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें समझ लेते हैं पहले। अगर हम केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि ये केस स्टडी किस बारे में है, उस चीज को हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान में रखें, राइट। कि यहाँ पे केस स्टडी कहना क्या चाह रही है, मेजर पॉइंट्स क्या है जो केस स्टडी में एज ए स्टेक होल्डर के तौर पे वर्क कर रहे हैं। स्टेक होल्डर मतलब यहाँ पे कि ऐसे पॉइंट्स या ऐसे पर्सन यहाँ पे जो है जिनके अराउंड या सराउंडिंग में केस स्टडी डेवलप्ड है, तो वहाँ पे उनके बेस पे डिसीजंस लेने होते हैं अपने को कहीं ना कहीं, राइट। उनके सर्कमस्टेंसेस, उनकी सिचुएशन को समझते हुए एथिकल डिसीजंस या मॉरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए उन बेसिस पे हमें आंसर्स देने होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है कि किस तरीके से कोई केस स्टडी में मेजर टर्म्स है, मेजर सिचुएशन है और मेजर स्टेक होल्डर्स है, तो वो क्या मेजरली डिपेंडेंसी दिखाते हैं सोसाइटी को लेके और क्या वो हमारे से पूछ रहे हैं, उसे ध्यान रखेंगे तो हम बेसिकली बेटरली समझ पाएंगे किसी भी केस स्टडी को। और जितना बेटरली हम समझ पाएंगे शायद उतना ही बेटर हम उसे आंसर भी कर पाएं, राइट। सो बेसिकली केस स्टडी में ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना है अपने। केस स्टडी पढ़ते हैं। रमेश इज ए स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर who got the opportunity of getting posted to the capital of a border state after rendering 20 years of service। मीन्स यहाँ पे कोई रमेश पर्सन है जो स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है आफ्टर सर्विंग फॉर 20 ईयर्स से वो अपने इस सर्विस एरिया में है, राइट। कि एज ए सिविल सर्विस के तौर पे वर्क कर रहा है कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर या नेशन के अंदर, XYZ कहीं पे भी, राइट। यहाँ पे पोस्टेड किया गया है उसे बॉर्डर स्टेट पे, मीन्स स्टेट के कहीं बॉर्डर पे जहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज भी अटैच हो रही है कहीं ना कहीं। रमेश मदर्स हैज रिसेंटली बीन डिटेक्टेड कैंसर and has been admitted in the leading cancer hospital of the city. His two adolescent children have also got admission in one of the best public school of the town. मीन्स यहाँ पर रमेश की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई कि किस तरीके से उसकी मदर जो है वो कैंसर से पीड़ित है कहीं ना कहीं, और 2 बच्चे हैं जो बेसिकली बहुत ही अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर सेटलिंग डाउन इन हिज अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ in the home department of the state, Ramesh got confidential report through intelligence source that illegal migrants are infiltrating in the state from the neighboring country। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, रमेश को एक रिपोर्ट मिलती है जहाँ पे एज ए क्या वर्क कर रहा है, वो डायरेक्टर के तौर पे वर्क कर रहा है होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट के अंदर, राइट। तो उसको एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मिलती है इंटेलिजेंस मतलब कि कोई भी उसके गुप्त रूप सूचना देने वाले हो सकते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज ए,
वो हो सकता है कोई भी उसका इंटरनल सोर्स है यहाँ पे, राइट। दैट इलीगल माइग्रेंट्स आर इन्फ्लेंटिंग इन द स्टेट फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, मतलब नेबरिंग कंट्री से कुछ माइग्रेंट्स यहाँ पे इलीगली आने की कोशिश कर रहे हैं या आ चुके हैं, इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है, राइट। He decided to personally carry out surprise check of the border post along with his home department team. वो डिसाइड करते हैं कि वो पर्सनली जाके चेक करें, सरप्राइज चेक करें। मीन सरप्राइज चेक वहाँ पे एक तरह की बोल सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे वो रैंडमली जाके चेक कर रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रायोरिटी नोटिस नहीं दिया है कि वहाँ पे कोई विजिट होने वाली है एंड एवरीथिंग, एज ए काइंड ऑफ जिसको आज हम फ्लाइंग भी बोलते हैं कहीं ना कहीं, राइट। फ्लाइंग के तौर पे चेक करें सरप्राइज टैग। To his surprise, he caught red-handed two families of 12 members inflated with the convenience of the security personnel at the border post. तब वहाँ पे जाके जब ये सरप्राइजली चेक करते हैं, चेक करने के बाद इनको समझ में आता है, इनको पता लगता है कि यहाँ पे 2 फैमिलीज टोटल 12 मेंबर्स जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज से यहाँ पे बॉर्डर पोस्ट कर चुके हैं या बॉर्डर्स क्रॉस कर चुके हैं कहीं ना कहीं। On further inquiry and investigation, it was found that after the migrants from neighboring country inflated their documentation like Aadhaar card, ration card, voter card, also forgot, and they are made to settle down in a particular area of the state. Ramesh prepared the detailed and comprehensive report and submitted to the additional secretary of the state. यहाँ पे रमेश जो है बेसिकली उनको एक डिटेल रिपोर्ट बनाई, उन्हें कॉम्प्रिहेंशन रिपोर्ट मतलब कि डिटेलिंग के साथ रिपोर्ट बनाई हर एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए। तब उनको पता लगता है कि इनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे, इलीगल डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे एक नकली आधार कार्ड बोल सकते हैं, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब है कहीं ना कहीं, और वो यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट में इनको ये पता चला कहीं ना कहीं। However, he has summoned by the additional Home Secretary after a week and was instructed to withdraw the report. मीन्स यहाँ पे जब उन्होंने रिपोर्ट मिली तो वहाँ पे उसने अपने हेड एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है वहाँ पे रिपोर्ट को जमा करे, बट रिपोर्ट जमा कराते ही आफ्टर अ वीक मतलब एक हफ्ते बाद वहाँ पे एक समन बाय द एडिशनल होम सेक्रेटरी, मीन्स वहाँ पे एडिशनल होम सेक्रेटरी से इनको नोटिस आता है वहाँ पे उपस्थित होने के लिए, वहाँ पे अवेलेबल होने के लिए, एंड वॉज इंस्ट्रक्टेड टू विड्रॉ द रिपोर्ट। वहाँ पे उनको बोला गया कि आपको एक अब जो रिपोर्ट है आपकी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है इसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। द एडिशनल होम सेक्रेटरी इन्फॉर्म रमेश दैट द रिपोर्ट सबमिटेड बाय हिम हैज नॉट बीन अप्रिशिएटेड बाय द हायर ऑथोरिटीज। अब रमेश को यहाँ पे लग रहा है कि उसने जो रिपोर्ट दी है, उसने जो रिपोर्ट बनाई है, कॉम्प्रिहेंशन रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट उन माइग्रेंट्स के बारे में, वो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं हायर ऑथोरिटी के द्वारा अप्रिशिएटेड नहीं है। मीन्स हायर ऑथोरिटी इसको अवॉइड कर रही है कहीं ना कहीं। ही फर्दर क्वेश्चन हिम दैट इफ ही फेल्स टू विड्रॉ द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये एक तरह की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट बाहर आ जाती है तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन उठते हैं, राइट। अगर ये रिपोर्ट बाहर आ जाती है तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो इसीलिए इसे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के तौर पे हम काउंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे। ही विल नॉट ओनली बी पोस्टेड आउट फ्रॉम द prestigious appointment from the state and capital, but he further promotion which is due in near future will also get in jeopardy. मीन्स यहाँ पे जो भी अगर रिपोर्ट है वो विड्रॉ नहीं करते, कौन, रमेश अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो बेसिकली उनको फ्यूचर में जो भी प्रमोशन मिलने वाले हैं, जो भी चीज़ें होने वाली है, उन सब पे हार्म पहुंचेगा। जियोपैरिटी मतलब यहाँ पे बात हो रही है उसकी हार्मनेस की, कि उसको लॉस हो सकता है कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे भी। यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो रही है। पब्लिक इंटरेस्ट पे कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि रमेश के रिप्लेस में कोई और ऑफिसर आ जाएगा, बट यहाँ पे रमेश को इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है कहीं, राइट। तो ये बेसिकली केस स्टडी पूछी गई। अब केस स्टडी से रिलेटेड हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उस केस स्टडी में किस तरीके सिचुएशन में क्वेश्चंस के बेस पे कैसे आंसर्स लिखने होते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे अपन। What are the department options available to Ramesh as the director of home department of the boarding state? राइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से अगर डिपार्टमेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल है रमेश के पास वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर जैसे रिपोर्ट उसको वापस सबमिट करने, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को विड्रॉ करने बोला, तो वहाँ पे रमेश के पास क्या क्या ऑप्शन रह सकते हैं कि वो किस तरीके की स्टेप ले सकता है फ्यूचर में, राइट। What option should रमेश अडॉप्ट एंड वाई? ये अडॉप्ट एंड वाई है, ये आपका पर्सनल आंसर हो सकता है। पर्सनल मतलब कि केस स्टडी बेस पे हो सकता है कि मेरा यहाँ पे
पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव या जो मैं ऑप्शन ऑप्ट करने वाला हूँ वो दूसरा हो सकता है एज कम्पेयर टू योर, क्योंकि मेरे रीजनिंग और आपके रीजनिंग में फ़र्क हो सकता है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। केस स्टडीज़ के अंदर बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से आप कोई भी जब ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कितना रीजनिंग बेस पे आंसर दे पा रहे हैं, राइट। और कितना रीजनिंग बेस पे आंसर दे रहे हैं उतना आप परफेक्ट आंसर दे पा रहे हैं, या उस सिचुएशन को कितना परफेक्टली खुद समझ पा रहे हैं, राइट। ये चीज़ चेक की जा रही है सिविल सर्वेंट की एग्जाम में यहाँ पे, राइट। क्रिटिकली इवेलुएट ईच ऑफ द ऑप्शंस। अगर आप कोई ऑप्शन देते हैं या फिर जो ऑप्शन अपन क्वेश्चन नंबर ए में चूज किए हैं, सोचे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है उसको इवेलुएट करना है। व्हाट आर द एथिकल डायनामास बीइंग फेस्ड बाय रमेश। रमेश को क्या एथिकल कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है, वो एक क्वेश्चन है। व्हाट पॉलिसी मेजर वुड यू सजेस्ट टू कम्बैट द मेनेंस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। अब नेबरिंग कंट्री से अगर इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, माइग्रेंट्स जो इलीगली प्लेस होने के लिए आ रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, तो उनके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। तो अब आप देखिएगा ये क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। क्वेश्चन नंबर ए जो है वो सी से लिंक हो रहा है और बी जो है वो भी सी से लिंक हो रहा है। अब रमेश के एथिकल डायनामास है जो वो ए से भी लिंक हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और जहाँ पे कनेक्टिविटी आ जाती है उसे हम केस स्टडीज के फॉर्म में काउंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हम आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज को और समझिएगा कि यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा है, यहाँ पे मेनली सबसे पॉइंट क्या है, एक तो रमेश है, रमेश की बात हो रही है सबसे मेनली, माइग्रेंट्स के बारे में बात हो रही है, राइट, कि माइग्रेंट्स कैसे लीगली या इनलीगली कैसे रह रहे हैं या कैसे आने चाहिए एंड एवरीथिंग। उसके अलावा यहाँ पे होम सेक्रेटरी की बात हो रही है कि किस तरीके से होम सेक्रेटरी या फिर कैसे जो स्टेट बॉर्डर की अथॉरिटीज हैं वो किस तरीके से वर्क करिए और किस तरीके से वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 तरीके स्टेक होल्डर्स हमारे सामने है जिनके ऊपर ये केस स्टडी पूरी की पूरी डिपेंडेंट है। अगर आपको पता है कि केस स्टडी किस चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप बेटर आंसर लिख पाते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा आंसर में। चलिए, व्हाट आर द डिपार्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू रमेश एज अ डायरेक्टर ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ द बॉर्डरिंग स्टेट। यहाँ पे रमेश के पास ऑप्शन क्या बच जाते हैं कि अगर वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उसके पास जब उसको बोला गया कि वो सबमिट ना कराए, राइट, मतलब कि रिपोर्ट को वापस विड्रॉल करे, तो अब रमेश के पास क्या ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है रमेश कैन विड्रॉ द रिपोर्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर। मतलब जो सुपीरियर उसके बड़े जिन्होंने विड्रॉल के लिए बोला है रिपोर्ट को, पहली कंडीशन आती है कि रमेश उनकी बात मान लेगा, उनके अंदर कोई क्वेश्चन कोई आंसरिंग कुछ भी नहीं है। He can also try involving his superiors by bringing the issue at hand to their notice and persuade them to take appropriate action। हो सकता है कि रमेश वहाँ पे जो अपने सुपीरियर है उनको वापस समझाने की कोशिश करे कि किस तरीके से ये रिपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर रमेश ये चीज़ समझा पाएगा तो ये दूसरा ऑप्शन आता है उसके पास। He can also forward the report directly to the Union Home Minister and highlight। यहाँ पे 2 पॉइंट हाईलाइट कर सकता है। एक तो डायरेक्टली वो यूनियन होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट को भेज रहा है जहाँ पे मेजर मोर सुपीरियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं। द इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन से नेशनल सिक्योरिटी इन सब में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो समझा सकता है वहाँ पे कि किस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ हिज सुपीरियर एट द स्टेट लेवल। वहाँ पे जब हायर अथॉरिटी को भेज रहा है तो वो हायर अथॉरिटी को क्यों भेज रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो स्टेट लेवल के जो सुपीरियर हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं दे पा रहे कहीं ना कहीं, इस वजह से उसको ये रिपोर्ट भेजनी पड़े। तो ये दोनों पॉइंट को वो होम मिनिस्ट्री में डायरेक्टली हाईलाइट कर सकता है, राइट। फोर्थ ऑप्शन क्या आता है, ही कैन शेयर द रिपोर्ट विद द मीडिया फॉर कंपाइलिंग द हायर अथॉरिटीज टू एड्रेस द इशू। मीन्स मीडिया को डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकता है कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर या नेशन के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं। इस पे या तो बोल सकता है कि ऑफिसर वर्क नहीं कर रही या ऑफिसर्स की कॉन्फिडेंसी को छुपाते हुए किसी न किसी तरीके से मीडिया में ये बात फैला सकता है, राइट। डायरेक्टली भी फैला सकता है, इनडायरेक्टली। देयर आर मेनी ऑप्शन कि रमेश और भी ऑप्शन चूज कर सकता है, बट बेस्ट 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज करने की कोशिश करी, राइट। तो आप मत सोचिएगा कि यही 4 ऑप्शन हो सकते हैं। आपको लगता है कि और भी ऑप्शन हो सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर कुछ इस तरीके का बनता है कि रमेश किस तरीके से ऑप्शंस ले सकता है टू टैकल द सिचुएशन,
राइट, कि किस तरीके से जो केस स्टडी में सिचुएशन बनी है उसको कैसे टैकल करें। यहाँ पे और भी ऑप्शन हो सकते हैं, आप ऑप्शंस पे खुद सोचने की कोशिश करें कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। दिस आर सम ऑप्शंस जो आपको आइडिया दे सकते हैं कि किसी केस स्टडी में किस तरीके की सिचुएशन एक ऑफिसर्स को फेस करनी पड़ सकती है कहीं ना कहीं, राइट। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। आउट ऑफ द ऑप्शन मेंशन्ड अबव, जो ऑप्शन अपन ने चूज किए अभी, ऑप्शन जो अपन ने सोचे हैं या अपन ने लिखने समझने की कोशिश की, रमेश कैन चूज द फॉलोइंग ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी एंड पार्शियलिटी, राइट। अब रमेश अगर ऑप्शन जो ऊपर के हैं चूज किए हैं अपन ने, उसके अंदर वो किस तरीके से स्टेप ले सकता है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन भी अपने पास यही था, व्हाट ऑप्शन शुड रमेश अडॉप्ट एंड व्हाई। हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस की बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि चारों के चारों ऑप्शन लिखने। आप वहां पे हो सकता है एक पर्टिकुलर ऑप्शन जो आपको सही लगता है वो भी लिख सकते हैं, बट उसके डिटेलिंग में एनालाइजेशन की ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों होना चाहिए, वो आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं वहाँ पे, राइट। सिविल सर्वेंट एग्जाम में बेसिकली एथिक्स पेपर के अंदर केस स्टडी दी ही इसलिए जाती है ताकि इंडिविजुअल लेवल पे आपके थॉट प्रोसेस, आपके थिंकिंग पैटर्न को समझ सके वहाँ पे, राइट। अपन ने देखा था रमेश कैन विड्रॉ द रिपोर्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज सुपीरियर, फर्स्ट पॉइंट अपन ने ये देखा था। एंड इंश्योर दैट हिज करियर इज नॉट जियो पैराडाइज इन द लॉन्ग रन। यहाँ पे रमेश क्या फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकता है, क्यों? क्योंकि वहां पे उससे इसका बेनिफिट क्या है, वो बेसिकली उसको करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पे, राइट। पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, पब्लिक और पर्सनल इंटरेस्ट में वो पर्सनल इंटरेस्ट को चूज कर रहा है कहीं ना कहीं, जिस वजह से उसको करियर में कभी भी प्रॉब्लम ना है। इस वजह से हो सकता है कि इंस्ट्रक्टर ने जैसा बोला है, ये सुपीरियर ने जैसा बोला है, हायर लेवल अथॉरिटी या ऑफिसर्स ने जैसा बोला है, वो वैसे स्टेप्स ले ले कहीं ना कहीं। वो विड्रॉ करने बोल रहे हैं तो विड्रॉ कर ले एप्लीकेशन को। रमेश शुड ट्राई टू परसुएड द एडिशनल होम सेक्रेटरी टू एक्सेप्ट हिज रिपोर्ट सिंस इट वुड। अब देखिए ये पॉइंट था अपना, यहाँ पे अपन ने पॉइंट दिया था कि वो एडिशनल होम सेक्रेटरी को सिर्फ समझाने की कोशिश करे कि ये क्यों रिपोर्ट जरूरी है, तो वहां पे रीजन दे रहे हैं अपन, राइट। नॉट जियो पैराडाइज इज करियर, उसको करियर से मतलब नहीं, उसको करियर से डर नहीं लगता है, बट यहाँ पे इंश्योर दैट द इशू इज एड्रेस एट द अप्रोप्रिएट स्टेज। मतलब जो इशू है मेनली, जो माइग्रेंट्स का इशू है, लीगल माइग्रेंट्स का इशू आ रहा है, वो प्रॉपरली एड्रेस कर पाए कहीं ना कहीं, राइट। वो उनको समझा पाए, क्योंकि उसको पर्सनल लेवल से मतलब नहीं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को बहुत मैटर रख रहा है वहां पे कहीं ना कहीं, वो उसको प्रायोरिटी दे रहा है, राइट। He can also try involving the more senior officers by bringing this issue to their notice in an informal manner. Means avoid antagonizing his immediate superiors and resolve the issue. हो सकता है कि वो चार माइग्रेंट्स जो है इमिग्रेशन से जो हुए हैं एंड एवरीथिंग, उनको पकड़े और उनको पकड़ के वापस नेबरिंग कंट्री जहाँ से वो आए वहाँ पे वापस भिजवा दे कहीं ना कहीं, राइट। और हो सकता है कि वो चुपचाप इस चीज को कर ले, वहां पे किसी को भी नोटिस में ना आने दे कि हाँ ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस या ऐसी कोई सिचुएशन बनी थी कहीं ना कहीं। फर्दर ही कैन फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट डायरेक्टली टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इवन द यूनियन होम मिनिस्टर, इंश्योर द रिएड्रेस ऑफ द इशू एज द हाइएस्ट लेवल। मीन्स हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ 12 जने ना हो, 12 जने से ज्यादा भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं। ये उसकी रिपोर्ट थी जहां पे 12 जने पकड़े गए। देयर आर पॉसिबिलिटी कि मेनी मोर कैन हैपन, राइट। हाईलाइट द इशू ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ सीनियर ऑफिसर एट द स्टेट लेवल। अब यहाँ पे ये मेंशन किए गए, ये जो पॉइंट्स अपन ने ऑप्शन ए में पढ़े थे, उनकी सिर्फ रीजनिंग दी गई यहाँ पे कि किस तरीके से हम ऑप्शंस को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो हर एक पॉइंट की रीजनिंग देने की कोशिश करिए यहाँ पे। हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे आपके ऑप्शंस और आपकी रीजनिंग डिफ्रेंशिएट करे, तो वो पॉसिबिलिटी है, राइट। तो आप अगर ऐसे कुछ और ऑप्शन समझ पा रहे हैं या और ऑप्शन थॉट कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूर कोशिश करें, या लिख के हमें भी बताएं कि किस तरीके से और भी ऑप्शन हो सकते थे इसके, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी, मतलब क्वेश्चन नंबर सी अपना जो था, अ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द ऑप्शन इज अवेलेबल टू द रमेश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बेसिकली क्या है यहाँ पे, अगर क्रिटिकल इवेल्युएशन करना है, ऑप्शंस अवेलेबल टू रमेश टू ऑल्सो रिक्वायर्ड, मतलब अगर वो विड्रॉल करता है रिपोर्ट को, हमने जैसे कंडीशन बनाई थी 3 तरीके की, विड्रॉल करता है रिपोर्ट को, हायर अथॉरिटी को अपनी रिपोर्ट भेजता है, या मीडिया को इन्वॉल्व करता है, 3 तरीके। अब उसके हम मेरिट्स और डीमेरिट्स सोचने की या समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्रिटिकली इवेल्यूशन मतलब होता है कि हम उसको दोनों पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। यहाँ पे दोनों मतलब उसके मेरिट्स भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट, और उसके डीमेरिट सोचने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी सिचुएशन में
किस चीज़ के क्या मेरिट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव चांसेस हो सकते हैं, कैसे नेगेटिव डीमेरिट्स हो सकते हैं कहीं ना कहीं। विड्रॉल ऑफ रिपोर्ट, अगर वो रिपोर्ट को विड्रॉल कर लेता है तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, रेस्पेक्ट फॉर ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की। बेसिकली उसकी जो हायरार्की है ऑफिसर्स की, उन सब की रिस्पेक्ट रख रहा है कहीं ना कहीं। गुडविल ऑफ हिज सुपीरियर, सुपीरियर की रिस्पेक्ट कर रहा है, सुपीरियर के गुडविल को मेंटेन करने का काम कर रहा है। मीन्स यहाँ पे जो सुपीरियर की कोड ऑफ कंडक्ट है या सुपीरियर के जो वहाँ पे एज अ पोस्ट के तौर पे जो उसकी रेस्पेक्ट है उसको भी मेंटेन कर रहा है, उसकी गुडविल को मेंटेन कर रहा है कहीं ना कहीं। स्मूथ करियर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, अगर विड्रॉल कर रहा है तो उसको स्मूथ करियर मिलेगा और ग्रोथ प्रोग्रेस मिलने के चांसेस है, कहीं ना कहीं उसको हार्म नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, डीमेरिट्स को समझने की कोशिश करें, तो बेसिकली यहाँ पे रमेश के अंदर मॉरल करेज की प्रॉब्लम है, या फिर मॉरल करेज उसका बहुत डाउन है, इस वजह से वो विड्रॉल कर रहा है। कुड लीड टू फर्दर राइज इन इंस्टेंस ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। बेसिकली अगर वो विड्रॉल करता है एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन और ज़्यादा बढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। सो ये इसके डीमेरिट्स हो सकते हैं कि विड्रॉल करने पे अगर मेरिट्स पॉजिटिवली क्या वर्क कर रहा है और नेगेटिवली क्या वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही कहीं ना कहीं, बट पर्सनल लेवल पे अगर अपन देखें तो विड्रॉल ऑफ रिपोर्ट के अंदर काफ़ी पॉजिटिव मेरिट्स काउंट हो रहे हैं, राइट। वहीं पे हम देखिए फॉरवर्डिंग द रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज, चीफ सेक्रेटरी या यूनियन होम मिनिस्टर, कहीं पे भी XYZ अपन ब्रांच में या अपर पॉइंट ऑफिस में अगर वो फॉरवर्ड करता है अथॉरिटीज को रिपोर्ट को, तो उससे मेरिट्स क्या हो सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ मॉरल करेज। यहीं पे विड्रॉल कर रहा था तो उसका लैक ऑफ मॉरल करेज था, यहाँ पे उसके मॉरल करेज बढ़ा हुआ दिखेगा कि किस तरीके से वो मॉरली करेज्ड है, जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को डेवलप कर रहा है। एबिलिटी टू टेक अ स्टैंड, एबिलिटी टू टेक अ स्टैंड मतलब कि यहाँ पे उसकी जो एबिलिटी है अकेले खड़े होने की, अपने खुद के नुकसान, अपने खुद के हार्म को साइड रखते हुए, राइट। क्योंकि अगर वो रिपोर्ट आगे करता है तो कहीं ना कहीं उसके जो विड्रॉल अथॉरिटीज जो थे उन्होंने बोला था कि उसको हार्म होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे एबिलिटी टू टेक अ स्टैंड हो सकता है। इंश्योर द रिडल्सर ऑफ द इशू, मीन्स जो इस तरह के इश्यूज हैं उसको वो इंश्योर करता है कि इस तरीके के इश्यूज आगे वापस क्रिएट ना हो। क्योंकि हायर अथॉरिटी या यूनियन होम मिनिस्टर में अगर वो रिपोर्ट को भेज रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियसनेस या नेशनल सिक्योरिटी को लेते हुए काफ़ी पॉइंट और पर्सपेक्टिव उठेंगे, राइट। कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है या किस तरीके से इसको अवॉइड किया करना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिकली पॉइंट बन रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी, अपन इसको मेरिट्स में काउंट कर सकते हैं, राइट। डिस्प्ले लैक ऑफ इमोशन कोऑर्डिनेट्स, मीन्स यहाँ पे अगर अपन देखें डीमेरिट्स में लैक ऑफ इमोशनल कंटेंट्स, मतलब ये नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं है, फिर भी हम इसको डीमेरिट में इसलिए काउंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने पर्सनल लेवल पे इमोशनली कंट्रोल करके बैठा हुआ है, उसकी इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है कहीं ना कहीं, या उसके नीचे की जो हायरार्की है उसकी डिग्निटी के ऊपर वहाँ पे वो क्वेश्चन उठा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि अगर देखिए अगर वो आगे भेज रहा है डायरेक्टली हायर अथॉरिटीज को भेज रहा है बिना मिडिल अथॉरिटीज को पूछे, तो यहाँ पे हायरार्की को वो रिड्यूस कर रहा है या हायरार्की को एक्सेप्ट नहीं ले रहा है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से कोड ऑफ कंडक्ट भी कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट सही होना और नहीं होना दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। कि जरूरी नहीं है कि हमेशा एथिकल पर्सन ही सही हो और अनएथिकल पर्सन हमेशा गलत हो। मतलब जो सही करने वाला बंदा है वो हमेशा सही रास्ते से और सोसाइटी की अकॉर्डिंग मॉरल प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करे, ये हमेशा सही हो, ये ऐसा ही हमेशा सही माना जाए सोसाइटी में, वो जरूरी नहीं होता है कहीं ना कहीं, राइट। अगर वो मीडिया को इन्वॉल्व करता है, अगर मीडिया को इंक्लूड करता है, मीडिया के सामने अपनी रिपोर्ट रखता है, मीडिया के थ्रू अपनी रिपोर्ट को आगे पहुंचाने की कोशिश करता है, कंपेल द अथॉरिटी टू एक्ट ड्यू टू द रिजल्टेंट प्रेशर, ऑथोरिटीज जितनी भी हैं उनको प्रेशर आएगा कि कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा टू कंट्रोल और टू रिड्यूस दिस काइंड ऑफ ए थिंग, राइट। या फिर जो चीज़ हुई है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट। तो वहाँ पे हायर ऑथोरिटीज के ऊपर क्या आ रहा है, प्रेशर बन रहा है मीडिया से, वो पॉजिटिव है, राइट। यहाँ पे प्रेशर बनना भी पॉजिटिव है और प्रेशर बनना नेगेटिव में भी काउंट होता है, डिपेंड करता है हम किस सिचुएशन में इसको एंटरटेन कर रहे हैं, राइट। अगर यहाँ पे डीमेरिट्स देखें, अगेंस्ट द सर्विस रूल एंड कोड ऑफ कंडक्ट, बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस से अगेंस्ट में चला जाता है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ बोला जा रहा है, राइट। कि यहाँ पे रमेश जो है हायर अथॉरिटी के गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है कि उसके हो सकता है कि वहाँ पे जो इसकी डिग्निटी है उसके अगेंस्ट ही क्वेश्चन उठा रहा है कहीं ना कहीं वो,
राइट। तो ये बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट के या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन सर्विस के उसके अगेंस्ट चला गया। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ड्यू टू क्रिटिकल नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, पब्लिक के अंदर वो रिपोर्ट अगर आती है तो उसका 100% पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि उस यूज को, उस इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव यूज किया जाए। मीन्स नेगेटिव यूज मतलब उस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से सोसाइटी में यूज करते हुए उन माइग्रेंट्स के लिए हार्म हो सके कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे दंगे फसाद हो सके, कुछ भी एक्साइज सिचुएशन हो सकती है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से अगर निकालता है तो भी उसके मेरिट्स है और नहीं निकालता तो भी उसके डीमेरिट्स हैं कहीं ना कहीं। तो आप खुद सोच के देखिए कि आज के सिचुएशन में इस तरह की केस स्टडी जब यूपीएससी कैंडिडेट से पूछी जाती है, एस्पिरेंट से पूछी जाती है, तो यहाँ पे वो ओवरऑल समझने की कोशिश कर रहे हैं या सिविल सर्वेंट की लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सिविल सर्वेंट के लाइफ के अंदर ये थिंकिंग प्रोसेस के अंदर वो किस तरीके से मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को समझता है, डीमेरिट्स और मेरिट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को समझता है किसी सिचुएशन के अंदर, उस बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक से पर्सपेक्टिव यहाँ पे डेवलप होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। रमेश फेस द फॉलोइंग एथिकल डायनामा। फोर्थ क्वेश्चन था कि रमेश को एथिकल डायनामास क्या हो सकता है। एथिकल डायनामास मतलब होता है कि कंफ्यूजन बेसिकली, कि वो किस रास्ते पे जाए, इस रास्ते पे जाए या इस रास्ते पे जाए। ऑब्वियसली बात है एथिकल डायनामास आज के समय में हर एक पर्सन को होता है, बट यहाँ पर रमेश अगर इस सिचुएशन में फंसा हुआ है तो वहां पे उसको एथिकल डायनामास क्या हो सकता है उसकी अपन बात करने की कोशिश करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस रूल्स वर्सेस डेडिकेशन टूवर्ड्स ड्यूटी। मीन्स वहां पे पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अगर देखें तो उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट, जिस पोस्ट पे, जिस एज ए ऑफिसर वो बैठा हुआ है, वहां पे उसकी क्वेश्चनिंग उठ रही है कहीं ना कहीं। उसके जो सर्विस रूल्स है उसके तौर पे वो हायरार्की को फॉलो करेगा, बट वहीं पे उसकी डेडिकेशन टूवर्ड्स ड्यूटी पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि अगर उसको पता है वो चीज़ गलत हो रही है किसी भी सिस्टम के अंदर तो वो उस चीज़ को कैसे फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे उसके चॉइस बिटवीन डूइंग हिज ड्यूटी एंड नॉट डू हिज ड्यूटी इन फेवर ऑफ अदरिंग द कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस। मीन्स इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए, जब वो कुर्सी पे बैठा है सिस्टम के हिसाब से तो वो गलत जा रहा है, राइट। इंडिविजुअल सिस्टम के हिसाब से वो सही है, अगर सिस्टम के मेजर ऑफिसर या ऊपर बड़े वाले ऑफिसर्स ने मना कर दिया कि आप इसको विड्रॉल कर लीजिए, वहीं पे दूसरे जो ड्यूटी आती है कि एज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, मॉरल इंडिविजुअल ड्यूटी के तौर पे देखा जाए तो वहां पे वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा। तो ये एथिकल डायनामास हो सकते हैं उसके लाइफ में। पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट एंड करियर पर्सपेक्टिव मोर इम्पोर्टेंट और द नेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पे अपन ने पहले भी बात की थी, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन उठता है कहीं ना कहीं, राइट, कि नेशनल सिक्योरिटी हार्म हो सकती है यहाँ पे। तो हो सकता है कि यहाँ पे एथिकल डायनामिक्स क्या बने, पर्सनल इंटरेस्ट, मेरा खुद का मतलब रमेश का इंटरेस्ट जो है, मैं एज ए रमेश हूँ यहाँ पे, तो रमेश का जो इंटरेस्ट बन रहा है पर्सनल लेवल पे, उसके करियर पर्सपेक्टिव, करियर ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। या तो वो चूज करेगा या फिर नेशनल सिक्योरिटी को ही चूज करेगा। यहाँ पे उसके पास दो क्वेश्चन या दो पाथ बन रहे हैं। डायलामास मतलब या कंफ्यूजन मतलब यही होता है जब आपके पास दो तरह की कंडीशंस हैं, दो तरह की सिचुएशंस हैं, वहां पे आप किस तरीके से स्टेप ले रहे हैं तो वो, या कंफ्यूज हो रहे हैं तो वहां पे उसे डायलामास कह रहे हैं। एथिकल डायलामास क्या हुआ, मॉरली देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर्सनल पर्सपेक्टिव पे भी सही है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी सही है, कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर भी सही है, या फिर उसकी टूवर्ड्स डेडिकेशन टूवर्ड्स ड्यूटी के ऊपर भी सही है। तो इस तरीके से जब उसके बीच में कंफ्यूजन हो रहे थे, यहाँ पे ये एथिकल डायलामा, ये एथिकल डायलामास जो क्वेश्चन है बेसिकली बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं एक्सपीरियंस के क्वेश्चन पेपर में, इस चीज का ध्यान। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि एथिकल डायलामास क्या हो सकते हैं, राइट, कि किसी भी पर्सन, किसी भी ड्यूटी पर्सन के, या फिर किसी भी जो कंडीशन में कोई पर्सन है वहां पे उसके एथिकल डायलामास क्या बन रहे हैं, राइट। अगर ये चीज आपको क्लियर हुई तो आप केस स्टडीज में बहुत बेटर आंसर लिख सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द सीनियर, अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द पीपल, यहाँ पे सीनियर्स के लिए उसका जो मोटिवेशन, उसकी रिस्पेक्ट, गुडविल जो है वो है, या फिर टूवर्ड्स द पीपल, जो सोसाइटी में पीपल रह रहे हैं उसके लिए, चॉइस बिटवीन द सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ हिज सुपीरियर और द पीपल। दो तरह की कंडीशन बने, या तो वो पीपल्स की बात मानेगा, या पीपल्स की कंडीशन को ध्यान रखिए कि हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी का हार्म हो रहा है तो पीपल्स को भी हार्म, बॉम्ब ब्लास्ट, इस तरह की सर्कमस्टेंसेस बने, या फिर अपने सीनियर ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखिएगा, राइट। वहां पे इस तरीके एथिकल डायलामास बन रहे हैं। मॉरल करेज वर्सेस अधेरेंस टू हायरार्की, चॉइस बिटवीन टेकिंग ए स्टैंड फॉर द करेक्ट एक्शन, अधेरिंग टू हायरार्की एंड द सुपीरियर गुडविल। बेसिकली यहाँ पे मॉरल करेज जो उसका पर्सपेक्टिव है
उसकी खुद की जो लाइफ है मॉरली रेस्पेक्टिवली देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो रहा है। उसकी खुद के इंडिविजुअल करेज की बात करें या उसकी हेराइकी की बात करें, जो सिस्टम की हेराइकी है उसकी बात, यहाँ पे दो तरह के पर्सपेक्टिव डेवलप हुए, मॉरल करेज और एडहेरेंस टू हेराइकी। ये दोनों डायनामास बन रहे हैं कहीं ना कहीं, इंडिविजुअल लेवल भी बन रहा है, सिस्टम लेवल पे भी बन रहा है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल समझ सकते हैं और भी पॉइंट हो सकते हैं जो उसके एथिकल डायनामास को बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। एथिकल डायनामास कंडीशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस या जो केस स्टडी में अपन पर्सपेक्टिव या पॉइंट्स उठा रहे हैं ये लिमिटेड नहीं है, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी मेनी मोर कैन हैपन समहाउ, राइट। अब लास्ट एक और फाइनल पार्ट देखते हैं। अपन ने पढ़ा था कि एक और कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स हो रहे हैं या इलीगल इमिग्रेशन हो रहे हैं तो यहाँ पे वो किस तरीके के स्टेप लेने चाहिए एज ए ऑफिसर या फिर एज ए इंडिविजुअल, अगर आपसे पूछा जाए वहां पे आप किस तरीके के स्टेप लेंगे टू कंट्रोल दिस इमिग्रेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रिटिकल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, फेंसेस, लाइट्स एक्सेट्रा। हो सकता है कि आप बॉर्डर्स में जो तार बंधे हुए होते हैं या फिर जो रोड्स होती है, फेंसेस होती है, उन सब पे कंट्रोल रखें, उन सब पे क्रिटिकली बॉर्डर्स पे इम्प्रूवमेंट करें कि किस तरीके से रोड्स बेटर हो, फेंसेस बेटर हो, लाइट्स प्रॉपर हो, ताकि कोई आर पार हो रहा है तो वहाँ पे ध्यान रखा जा सके। डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल पर्सनल फॉर बॉर्डर गार्डिंग एंड मॉनिटरिंग ड्यूटीज, वहाँ पे हो सकता है कि आप इस तरह के पर्सपेक्टिव के अंदर, इस तरह की सिचुएशन के अंदर बॉर्डर्स पे एड ऑन फोर्स को इंक्लूड करो या एड ऑन पर्सनल गार्डिंग या मॉनिटरिंग ड्यूटीज एक्स्ट्रा लगाई जाए ताकि वहाँ पे ध्यान रखा जा सके कि कोई भी नेबरिंग कंट्री से यहाँ पे ना आए, राइट। यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए टू कंट्रोल दिस इमिग्रेशन, राइट। जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन इन मैटर ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, बिल्कुल भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए इन टर्म ऑफ इलीगल माइग्रेशन, राइट। यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकता है करप्शन, कहाँ पे हो रहा है, गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रमेश के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको भी इलीगल माइग्रेंट्स के द्वारा पैसा खिलाया गया हो, करप्शन हो कहीं ना कहीं सिस्टम में। उस चीज को लेकर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कहीं ना कहीं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजनरी एक्सेट्रा फॉर एफिशिएंट बॉर्डर मैनेजमेंट सर्विस। हम यहाँ पे बात कर रहे थे बॉर्डर गार्डिंग और मॉनिटरिंग ड्यूटीज की, तो बात कर रहे थे कि वहाँ पे इंसानों को या फिर नई फोर्सेस को तैनात किया, टेक्नोलॉजीज को भी यूज करना है, क्योंकि आज के समय में आपको दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड, दोनों क्रिएटिविटीज को ध्यान में रखते हुए आंसर्स लिखने होंगे, राइट। तब आप देख पाएंगे कि आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव को लिख पा रहे हैं, ओवरऑल सिस्टम को लिख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। effective implementation of comprehension integrated border management system and border electronical dominated QRT interpretation technique projects। बेसिकली इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह के सिस्टम को भी आप बॉर्डर्स पे इम्प्लीमेंट करें प्रॉपर वे में और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, इन सिस्टम इन पॉलिसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें ताकि बॉर्डर की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी बेटर बन पाए। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि इस तरीके के और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, राइट, कि किस तरीके से इलीगल माइग्रेशन को रोकना चाहिए कहीं ना कहीं, और रोकने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, राइट। अगर आपके माइंड में या आपके पर्सपेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस और आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लेके हमें जरूर बताएं, राइट। सो ये एक केस स्टडी थी। इस तरह की केस स्टडी हम रेगुलर डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपके सामने आपसे बेटर डिस्कस कर पाएँ कि किस तरीके से केस स्टडीज़ को हमें लिखना चाहिए और केस स्टडी को हमें किस तरीके से समझना चाहिए टू हैव अ बेटर आंसर इन द पेपर, राइट। कि पेपर और उसके अलावा भी रियल लाइफ के अंदर भी केस स्टडी और सिचुएशंस बनती हैं हमारे यहाँ पे। जब हम उसको समझ पाते हैं, उसको ब्रॉडर वे में एक्सपेंड कर पाते हैं, तब हम बेटर आंसर लिख पा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। बेटर लाइफ को भी समझ पा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पेपर की बात नहीं हो रही, लाइफ को समझने की भी बात हो रही है, राइट। क्योंकि ऐसी कंडीशन या इस टाइप की कंडीशन हर जगह बन सकती है। वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, इन्वायरमेंट अलग हो सकता है, बट सिचुएशन तो हर जगह बनती है, हर पर्सन के लाइफ में बनती है, राइट। तो आप इस केस स्टडी से ये मत समझिए कि आपको सिर्फ आंसर लिखना है। केस स्टडी से ये समझिए कि आप किसी भी पर्सपेक्टिव, किसी भी सिचुएशन को कितना एक्सप्लेनेटिव वे में समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं आज के समय में, राइट। सो ऐसे अमेजिंग वीडियोस, लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ बताइएगा कि किस तरीके से और आप केस स्टडीज़ को समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, ताकि अपन उसी तरीके से और इसको बेटर समझने की या समझाने की कोशिश कर पाए, राइट। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।